A very warm welcome to everyone on this budget analysis by myself, CA Rupal Garg at Accounts Home. आज का जो बजट आया है, आई वुड से इट्स अ वेरी टेक्निकल बजट. बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिली हैं अच्छी, और कई चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी सी पेचीदा भी हैं, घुमावदार भी हैं. तो उनको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कहना क्या चाहती हैं हमसे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट. देखिए, इस बजट में जो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो सबके जानने की है वो है कि इस बजट में बहुत सारे लोगों का मानना ऐसा है कि सर एक बहुत अच्छी चीज गवर्नमेंट ने की है कि टैक्स की लिमिट बढ़ा दी है. एंड दिस इज व्हाट मोस्ट पीपल आर इंटरेस्टेड इन, कि पर्सनल टैक्सेशन के पॉइंट पे क्या चेंज हुआ है. तो बिफोर वी गो ऑन टू दैट, पर्सनल टैक्सेशन से रिलेटेड बात कोई भी शुरू करने से पहले एक बात हमें थोड़ी रिमाइंड करके देखनी होगी बजट 2020 में. क्योंकि बजट 2020 आज से 3 साल पहले, जो कोविड से जस्ट पहले आया था, उसमें गवर्नमेंट ने एक नया ही एक अनूठा प्रयोग किया था. एक नई स्कीम लॉन्च की थी जिसको उन्होंने कहा था न्यू रेजिम, जिसकी उन्होंने उस समय बात की थी और उसको बोला था न्यू रेजिम ऑफ टैक्सेशन. अभी ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम क्या चीज है, इस पे समझ लेते हैं. 2020 के बाद से 2020 के आफ्टरवर्ड्स जितने भी फाइनेंशियल ईयर रहे, आप और मैं, हम जैसे हर टैक्स पेयर के पास ये ऑप्शन था, ये चॉइस थी कि वो जो अपना टैक्स पे करना चाहते हैं वो या तो ओल्ड रेजिम में कर सकते हैं या न्यू रेजिम में कर सकते हैं. सर, ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में डिफरेंस क्या है? डिफरेंसेस समझ लेते हैं सबसे पहले. इसका कुछ ना कुछ एक अंतर जो है वो हमारे माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा. देखिए, टैक्स रेट्स का मेनली अंतर है. जब मैं बात करता हूँ ओल्ड रेजिम की, तो इसमें जो आपकी टैक्स रेट्स लगती हैं अप टू 2.5 lakhs, 2.5 lakhs to 5 lakhs, 5%, 5 lakhs to 10 lakhs, बड़ी सिंपल रेट्स हैं. दीज वर 20%. और above 10 lakhs, दिस was 30%. तो ये तो बात थी ओल्ड रेजिम की. न्यू रेजिम में टैक्स रेट्स क्या है? न्यू रेजिम में सर टैक्स रेट्स हुआ करती थी, आई एम टॉकिंग अबाउट कि अभी तक क्या सिचुएशन थी, सेम वही. अप टू 2.5 lakhs, 0, 2.5 lakhs to 5 lakhs, 5%. फर्स्ट चेंज यहाँ पे ये आया 5 lakhs to 7.5 lakhs, 7.5 लाख तक 10%. 7.5 लाख, 7.5 lakhs to 10 lakhs, 15%. आप देखेंगे स्लैब्स बढ़ते जा रहे हैं. 10 lakhs to 12.5 lakhs, 20%. Then 12.5 lakhs to 15 lakhs, 25%. And above 15 lakhs, 30%. तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 7 स्लैब्स हमारे पास थे पुरानी रेजिम में. ये अभी तक की सिचुएशन थी. सर, मेरा जो फर्स्ट लुक आता है और जो फर्स्ट थिंग मैं इसको देख के सोच पा रहा हूँ वो ये है कि पुरानी रेजिम में टैक्स की रेट्स थोड़ी सी ज्यादा है. पुरानी रेजिम में मुझे टैक्स जो है वो थोड़ा ज्यादा लग रहा है, नई वाली में थोड़ी कम है. हाँ, आपका जो मानना है, ज्यादातर लोगों का यही मानना था. तो जब बजट 2020 में ये न्यू रेजिम अनाउंस हुई थी, लोगों ने इसको बड़े हाथों हाथ लिया और लोगों ने कहा कि ये एक अच्छा स्टेप है. अच्छा, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. वो जब फाइनेंस बिल सामने आया तब जाके मालूम पड़ी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है. कि सर, ओल्ड रेजिम में आपको जो अभी तक डिडक्शंस मिलते थे, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी का 50,000, इंटरेस्ट ऑन होम लोन 2 लाख रुपए तक का आपको डिडक्शन मिलता था. 80C का डिडक्शन होता था 1.5 लाख का. 80D का 25,000 पर पर्सन. 80TTA का 10,000 रुपए. TTB में 50,000 रुपए. और भी बहुत सारे डिडक्शंस. वो सारे डिडक्शंस आपको डिसअलाउड. नई रिजीम में आपको इनमें से कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा और आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम आएगी उसमें से आप केवल एक डिडक्शन ले सकते हैं, सेक्शन 80CCD1B, विच वॉज न्यू पेंशन स्कीम. 50,000 रुपए का वहां पे केवल डिडक्शन ले सकते हैं.
तो केवल एक आपको बेनिफिट मिलेगा न्यू रेजिम में। दिस वाज दी पोजीशन। अब जब आपने देखा तो बात को कहने का ही तरीका बदल दिया। आप कान को चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे कैसे पकड़ लो, बात बराबर पड़ेगी। हुआ ये है कि ओल्ड रेजिम में इनकम कम होती थी और टैक्स ज्यादा लग रहा था। न्यू रेजिम में इनकम तो उन्होंने बढ़ा दी, इनकम बढ़ा दी, डिडक्शंस कम कर दिए और आप पे टैक्स कम कर दिया, तो बात वही बराबर पड़ रही है, कोई अंतर नहीं पड़ रहा। तो प्रैक्टिकल बात ये हुई कि बजट 2020 के बाद से न्यू रेजिम जब आया फाइनेंशियल ईयर 21 और बाकी फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए भी, तो टैक्स पेयर्स ने उसको लेके कोई भी इंटरेस्ट ऐसा खास नहीं दिखाया। टैक्स पेयर्स ने न्यू रेजिम को बिल्कुल भी फेवर नहीं किया और टिल डेट 95% टैक्स पेयर्स ने अपना जो रिटर्न फाइल किया है वो पुरानी रेजिम के हिसाब से ही किया है, सारी डिडक्शंस को लेते। गवर्नमेंट ने देखा कि न्यू रेजिम जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, बट यहां पे उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है। उन्हें आने वाले टाइम में बड़े क्लियर सिग्नल्स हैं, प्लीज मार्क माय वर्ड्स एंड लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, कि आने वाले टाइम में बड़े क्लियर सिग्नल्स हैं कि ओल्ड रेजिम खत्म करने जा रहे हैं। आपको डिडक्शंस देने का बिल्कुल विचार अब उनका नहीं है। तो ओल्ड रेजिम वो स्लोली 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 फेज आउट कर रहे हैं। इस बजट में उन्होंने ओल्ड रेजिम को फेज आउट करने की तरफ बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने सबसे पहले न्यू रेजिम की रेट्स चेंज कर दी। इस बजट में आपके लिए न्यू रेजिम की रेट्स क्या एप्लीकेबल हैं, लेट मी शेयर विद ऑल ऑफ यू। न्यू रेजिम की रेट्स बहुत चेंजेस हुए हैं। आपने ये बहुत सारी स्लैब्स देखी, इन स्लैब्स में चेंज हुए हैं। क्या हमारे पास इस समय करंटली रेट्स हैं, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले तो सर आपको जो एग्जेम्पशन अभी तक 2.5 लाख का मिलता था, अब हो गया है अप टू 3 लाख, यानी 3 लाख तक आपका 1 रुपए का भी टैक्स नहीं बनेगा। इसके अलावा 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक 5% के हिसाब से टैक्स बनेगा। 6 लाख से लेकर ये 9 लाख रुपए तक, अप टू 6 लाख टू अप टू 9 लाख रुपीज, आपको 10% के हिसाब से देना होगा। देन 9 lakhs टू 12 lakhs 15% होगा। देन 12 lakhs टू 15 lakhs this would be 20%, और above 15 lakhs this would be 30%। ये है आपकी टिल डेट सिचुएशन। तो एक तो टैक्स रेट्स को बेटर किया। जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चेंज इस बजट में हुआ है वो तो ये हुआ है कि आपकी टैक्स रेट्स को इन्होंने बेटर किया है। दिस वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव। वी कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, और ये हमारा सबसे पहला ऑप्शन है। इसके अलावा और क्या चेंज है सर ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम में? देखिए, ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम में सबसे बड़ा चेंज एक और समझिएगा कि रिबेट मिलता है ओल्ड रेजिम में 5 लाख तक का केवल, और न्यू रेजिम में 7 लाख का मिलेगा। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि पुरानी रेजिम में आपको 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और न्यू रेजिम में 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन इसके पीछे की साइंस को समझिएगा कि 7 लाख रुपए जो आपके कैलकुलेशन आ रही है यहाँ पे, ये विदाउट एनी 80C, विदाउट एनी डिडक्शंस आपको ये है। प्लीज ध्यान रखिए। मैं इसके अलावा और इसमें चेंजेस कर रहा हूं। क्या है हमारे चेंजेस? सबसे पहले समझिएगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी वाला ओल्ड रेजिम में जो 50,000 रुपए है, पिछले साल नहीं था, इस बजट में उन्होंने 50,000 रुपए यहां भी अलाउ किया है। इसका मतलब सर नई रेजिम में भी आपको सैलरी वालों को 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल है। तो दैट्स वन गुड स्टेप। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो लास्ट ईयर तक नहीं था, वो आपको न्यू रेजिम में और ओल्ड रेजिम में दोनों में अवेलेबल। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन होम लोन,
होम लोन पे आप जो इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते थे वो यहां पर था अप टू ₹2 लाख, यहां पर नॉट अवेलेबल। सेक्शन 80C, यहाँ पे ₹1.5 लाख तक का आपको इसका अवेलेबिलिटी थी, नॉट अवेलेबल। सेक्शन 80CCD, दिस वाज NPS, न्यू पेंशन स्कीम, ₹50,000 का आप यहाँ बेनिफिट ले सकते थे, 50,000 का ही आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। तो दिस इज न्यू पेंशन स्कीम is the only tax saving option that you have in your hands right now. नई रेजिम में अगर आप जाना चाहते हैं, और जाना चाहते क्या, देखिए जाना पड़ेगा ही। अगर इसको सोफिस्टिकेटली ना बोलें, थोड़ा सा ब्लंटली बोलें, तो आप आज जाओ या कल जाओ, अंतर नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली आपके लिए यही एक डेस्टिनेशन बैठेगी। तो ओल्ड रेजिम छोड़ के आपको न्यू रेजिम में जाना ही जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल वाले बजे। तो आपके लिए टैक्स सेविंग का केवल एक ही ऑप्शन बचता है, न्यू पेंशन स्कीम। एंड दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप, क्योंकि सर 80C जिसमें आप टैक्स सेविंग करते थे थ्रू LIC पॉलिसीज, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, आप टैक्स सेविंग करते थे थ्रू ट्यूशन फीस, आप टैक्स सेविंग करते थे थ्रू टैक्स सेवर FDs, थ्रू म्यूचुअल फंड्स, थ्रू PPF, सुकन्या समृद्धि। आपके पास ये सारे ऑप्शंस अब टैक्स के लिहाज से बिल्कुल बेकार। इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से बहुत बढ़िया है, हमारी सेविंग के हिसाब से बहुत बढ़िया है, लेकिन टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जितने भी ऑप्शंस मैंने बताए, इनमें से किसी का भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको अगर PPF कराना है, 15 साल का लॉक इन देना है अपने आप को, तो अपने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दीजिएगा, टैक्स सेविंग को सोच के मत कराइए। अगर आपको FD करानी है, आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल वाली करा लीजिए। 5 साल वाली FD से अभी तक जो आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट होता था, अब वो होना बंद हो जाए। आपको म्यूचुअल फंड्स में बेनिफिट लेना है, आप म्यूचुअल फंड्स नॉर्मल लीजिए, टैक्स सेवर आपको कोई बेनिफिट नहीं देने वाले। ये न्यू रेजीम आने वाले टाइम की रियलिटी है जो हमें दिख रहा है। देखिए बात भी कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि लोगों ने डिडक्शंस के नाम पे बहुत बहुत डिडक्शंस क्लेम किए, कई बार वेरीफाइड होते थे, अनवेरीफाइड बहुत होते थे। तो इसलिए आज अब पोजीशन ये है कि धीरे धीरे ओल्ड रेजीम फेज आउट होगी, आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला करेगा आगे जाके, और न्यू रेजीम ही इज द न्यू रियलिटी आगे चल के। इसके अलावा सेक्शन 80D ये आपको यहां मिलता है ₹25,000 पर पर्सन, यहां उसका कोई बेनिफिट नहीं। तो सर बात क्या है, वही बात को घुमाने की बात है कि सर आपको बेनिफिट तो मिलेगा, टैक्स की रेट्स आपके लिए कम कर दी गई है, रिबेट आपको बहुत अच्छी तक की दे दी है, लेकिन आपकी इनकम हमने बढ़ा दी। तो जब आपकी इनकम बढ़ा दी, तो बाकी सारे फायदे जो है वो कहीं ना कहीं आपस में सेट ऑफ हो गए। तो इट्स अप टू यू। मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में जब आप अपना ITR फाइल किया करेंगे, तो कैलकुलेटर लेके आपको जरूर ये वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपके टैक्स एडवोकेट या जो भी कंसल्टेंट्स हैं वो आपको जरूर सलाह देंगे, और यू विल हैव टू स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, यू विल हैव टू इन्वेस्ट सम टाइम इन फाइंडिंग आउट कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से आपके लिए ओल्ड रेजिम बेटर पड़ रही है या न्यू रेजिम बेटर। हाँ, एक पॉइंट और है इसमें जो इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो ये है कि अगर आप PGBP में है, तो न्यू रेजीम जो है वो केवल आप एक ओल्ड रेजीम सॉरी आप केवल एक बार ले सकते हैं, उसके बाद आगे चल के आपको न्यू रेजीम ही लेनी पड़ेगी। यानी कि PGBP इनकम वालों के लिए, बिजनेसमैन के लिए आने वाले टाइम में ओल्ड रेजीम का ऑप्शन केवल एक बार रहेगा, आगे चल के फिर उनको न्यू रेजीम लेनी ही लेनी पड़ेगी। अगर आपकी PGBP नहीं है, तो फिर आप हर साल ओल्ड रेजीम न्यू रेजीम का ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं जब तक ये चल रही है। इसके अलावा न्यू रेजीम जो है वो अब जो डिफॉल्ट रेजीम है वही रहेगी। बेसिकली सबसे पहले आपको यही दिखाई देगी। अगर आपको ओल्ड रेजीम लेनी है, स्पेसिफिकली आपको वहां जाके बोलना होगा कि वी वांट टू ऑप्ट फॉर ओल्ड रेजीम, एंड वो ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको वहां से अपनी कैलकुलेशंस होंगी। तो जो बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ दिस बजट वाज कि 80C में आप सोच रहे थे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है। सर बहुत सारी जगह हमने पढ़ा कि 1.5 लाख से बढ़ा के उसको 3 लाख कर दो। प्रभु ऐसा कुछ नहीं होने वाला, 1.5 लाख का 1.5 लाख ही रहेगा, वो भी ओल्ड रेजिम में ही रहेगा, न्यू रेजिम में नहीं रहेगा। न्यू रेजिम में टैक्स सेविंग का केवल एक ऑप्शन है आपके पास, न्यू पेंशन स्कीम। अगर आपके पास अभी तक नहीं कराई है आपने,
फरवरी और मार्च तक का टाइम है, 31 मार्च इज द लास्ट डेट। आप न्यू रिजीम में 80C का CCD का न्यू पेंशन स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आप इसको न्यू पेंशन स्कीम को ले सकते हो। इसके अलावा छोटा सा एक माइनर चेंज हुआ है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपए हुआ करता था अभी तक, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपीज हुआ करता था अभी तक, आगे चल के भी सिर्फ 50,000 ही है, कोई चेंज नहीं है। हाँ, एक चेंज हुआ है कि अगर आपकी सैलरी, आपकी इनकम 15.5 लाख से ज्यादा है, 15.5 लाख से ज्यादा है, तो आपको जो डिडक्शन मिलता था वो अभी तक 50,000 का था, अब आपके लिए बढ़ के ये हो गया है 52,500, यानी 2,500 रुपए का उन्होंने कुछ उसमें बढ़ोतरी कर दी है। सर ये रैंडम फिगर कहाँ से आई, उन्होंने क्यों बढ़ाया, ये थोड़ा सा सोचना मतलब एक विषय है कि ये 2,500 रुपए बढ़ा के क्या बेनिफिट मिल गया 15.5 लाख वालों को, तो कोई इसमें खास बेनिफिट ऐसा नजर नहीं आ रहा। तो अगेन पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर जहां तक ये हाइलाइट्स थी, ये केसेस आपने अभी देखे पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं कि सर और क्या है इस बजट में हमारे लिए। हाँ जी, बजट में है बहुत सारी चीजें हैं। एक तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप MSME हैं, यानी आप बिजनेसमैन हैं और एक व्यापार चला रहे हैं जिसमें आपने अपने आप को MSME में रजिस्टर कराया हुआ है, उद्यम का सर्टिफिकेट आपने लिया हुआ है, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है कि सेक्शन 43B में आपके पेमेंट्स कवर होते हैं। सर सेक्शन 43B क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। हाँ जी, सेक्शन 43B से समझते हैं कि कोई भी बिजनेस को जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसके जो एक्सपेंसेस क्लेम करते हैं, जो डिडक्शंस क्लेम करते हैं, उसमें सेक्शन 43B ये कहता है कि ये डिडक्शन, कुछ डिडक्शन आपको केवल तभी मिलेंगे जब एक्चुअली आपने पेमेंट किया हो। उसमें उन्होंने अब इसको पेमेंट टू MSME कवर कर दिया। सर इसका क्या इंप्लीकेशन है? अब इंप्लीकेशन ये है, एज ऑडिटर्स हमारे लिए क्या काम बढ़ गया कि हमें सारे सन्ड्री क्रेडिटर्स चेक करने पड़ेंगे। हमें सारे सन्ड्री क्रेडिटर्स चेक करने पड़ेंगे कि अगर कोई MSME में है, यानी MSME का सर्टिफिकेट सबसे मांगना पड़ेगा, डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी। अगर कोई MSME में है और उनका पेमेंट बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न नहीं हुआ तो दैट विल बी डिसअलाउड, that will be disallowed. Any non-payment to MSME up till the date of filing of return will be disallowed. तो ये MSMEs की क्विक रिकवरी ऑफ मनी के लिए अच्छा एक मूव रहा इस बजट में। और इसके अलावा सर क्या है, हाँ एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि सर सेक्शन 44AD और 44AD है प्रिजम्पटिव इनकम वाले, ये बड़े अच्छे सेक्शंस हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, ITR 4 फाइल करते हैं हम यूजुअली इसके लिए, और इसमें हम क्या करते हैं कि अपनी इनकम प्रिजम्पटिव बेसिस पे डिक्लेयर करते हैं। अपनी इनकम में हमें एक तरह से एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 92%, 94% का, डिपेंडिंग ऑन कि हमारी कैश सेल है कि बैंक सेल है। देखिए सेक्शन 44AD क्या कहता है कि अगर आपकी कैश सेल्स होती हैं तो उसका 8% आपका प्रॉफिट जो है अज्यूम कर लिया जाएगा, डीम कर लिया जाएगा, और अगर आपकी बैंक सेल्स हैं तो उनका 6%। सेक्शन 44AD ऑप्ट करने की लिमिट जो थी वो थी अभी तक 2 करोड़ रुपए, यानी 2 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है तो आप सेक्शन 44AD ऑप्ट कर सकते थे। इसको बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया, प्रोवाइडेड विद कंडीशन कि आपकी 95% से ज्यादा बैंक सेल्स होनी चाहिए, यानी नॉन कैश सेल्स होंगी तो आप 3 करोड़ वाले लोग भी 44AD ले सकते हैं। तो ये नॉन कैश को प्रमोट करने के लिए इन्होंने ये वाला अमेंडमेंट किया है। और सिमिलरली 44ADA कहता है कि आपका प्रॉफिट, आपकी इनकम विल बी डीम्ड 50% ऑफ रिसिप्ट्स। इसमें लिमिट होती थी आपकी ₹50 लाख, 50 लाख तक। इस लिमिट को बढ़ा के किया गया है ₹75 लाख,
75 लाख इसकी लिमिट को बढ़ा के किया गया है, वही विद द सेम कंडीशन प्रोवाइडेड 95% बैंक रिसिप्ट्स, राइट। तो 44 एडी और एडीए की लिमिट्स को इन्होंने यहाँ पे बढ़ाया है, दैट इज अ गुड मूव। और क्या है सर इस बजट में हमारे लिए? एक पॉइंट है कि सेक्शन 193 ये होता है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। तो इसमें अभी तक क्या था कि अगर आपने किसी भी लिस्टेड डिबेंचर से इंटरेस्ट प्राप्त किया है, यानी आपने कोई डिबेंचर परचेज करे हुए हैं और लिस्टेड डिबेंचर है, वहां से आपको इंटरेस्ट आ रही है, तो वो इंटरेस्ट अभी तक एग्जेम्प्ट होती थी फ्रॉम टीडीएस। एग्जेम्प्ट फ्रॉम टीडीएस का मतलब उस पर टीडीएस नहीं कटता था, बाकी की सारी इंटरेस्ट पे आपका 10% टीडीएस कटता था। अब वो एग्जेम्पशन विड्रॉ कर ली गई है, यानी अगर आपने किसी भी डिबेंचर से इंटरेस्ट प्राप्त की है तो उस पर भी 10% टीडीएस कटेगा। इसका मोटिव क्या था? इसका मोटिव ये है कि चूंकि इस पे 10% टीडीएस कटे, ये आपके एआईएस टीआईएस में आ जाए, आप इसकी अंडर रिपोर्टिंग ना कर पाए और आपके आईटीआर में इंटरेस्ट फ्रॉम डिबेंचर्स भी आप शो कर लेंगे। एआईएस टीआईएस ने वाकई में सबका जीवन बड़ा बदला है और डिपार्टमेंट को बड़ा फायदा हुआ है इससे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन कैपिटल गेन को लेके, कैपिटल गेन के बेनिफिट्स को लेके। देखिए कैपिटल गेन में हमारे पास दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 54 और सेक्शन 54F। दोनों क्या कहते हैं? 54 में अगर आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल की है और जो भी इसकी सेलिंग में आपको कैपिटल गेन हुआ है उसको आप इन्वेस्ट करते हैं अगर न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, तो आपको ये जो कैपिटल गेन है इसकी छूट मिल जाती थी। अब ये तो था 54। 54F कहता है कि आपने एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सेल किया, शेयर्स या गोल्ड ज्वेलरी, कुछ भी आपने किया, तो उसकी सेलिंग पर जो आपकी नेट कंसिडरेशन जो होती थी, यानी जितना आपको पैसा मिला है नेट कंसिडरेशन, अगर उसको आप न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे तो आपको उस पर डिडक्शन पूरा मिल जाता था। ये दोनों की दोनों प्रोसेस ऐसे ही चालू रहेंगे, केवल इतना अंतर रहेगा कि जो इस पे बेनिफिट आपको अभी तक मिलता था उस बेनिफिट को लिमिट कर दिया है 10 CR तक। देखने में आया कि लोग क्या करते थे, मकान खरीद लेते थे बहुत बड़े बड़े आलीशान आलीशान, वो 50-50 करोड़ के, और उस पर पूरा कैपिटल गेन का छूट ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं साहब ऐसे नहीं चलेगा, हमें इतना डिडक्शन आपको देना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि 54 और 54F में कैपिटल गेन की जो आप छूट लेते हो, तो बेनिफिट लेते हो, दैट विल बी लिमिटेड टू ₹10 CR। ये एक कैपिटल गेन से संबंधित इन्होंने यहाँ पे अच्छा चेंज किया है। इसके अलावा एक और चेंज जो हम आपको बताते हैं वो ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते थे कि अपने लिए कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते समय लोन ले लेते थे, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे लोन लेते थे, और उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे होता था उसका डिडक्शन क्लेम करते थे सेक्शन 24 में हाउस प्रॉपर्टी इनकम के टाइम पे। कोई गलत बात नहीं है सर, लेकिन सर यहाँ पे एक और गेम करते थे कि जहां पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का बेनिफिट ले रहे हैं आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम में, जिस समय वो उस एसेट को सेल करते थे, उस हाउस प्रॉपर्टी को सेल करते थे, तो सेल करते टाइम पर उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में उस इंटरेस्ट अमाउंट को कैपिटलाइज करके जोड़ लेते थे और इस तरीके से वो उसका डबल बेनिफिट ले रहे थे। कैसे हुआ मैं दोबारा बताऊं, आपने पहले उस इंटरेस्ट अमाउंट को, जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन रहा, पहले तो उसको एज डिडक्शन सेक्शन 24 में हाउस प्रॉपर्टी में क्लेम कर लिया, 2 लाख रुपए तक का आपने हर साल डिडक्शन फायदा ले लिया। जब आप उस कैपिटल एसेट को सेल कर रहे हो तो उस समय उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में उस अमाउंट को ऐड करके कैपिटलाइज करके आपने उसको डबल बेनिफिट कर लिया, तो वो नहीं चलेगा सर। उन्होंने क्लियर किया 1 अप्रैल 2023 से अगर आपने कोई भी कैपिटल एसेट सेल की है तो उसकी जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे अगर आप उसका बेनिफिट ले चुके हैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ये कैपिटल गेन में एक और उन्होंने चेंज यहाँ पे किया है। दो चेंजेस कैपिटल गेन में यहाँ पे हमें देखने को
अच्छे चेंजेस हैं जो देखने को मिले। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज कि अगर आप LIC की या लाइफ इंश्योरेंस की, किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की कोई पॉलिसी लेते हैं जिसमें आपका प्रीमियम 5 लाख रुपए से अधिक होता है, तो ऐसे केस में आपको सेक्शन 1010D के तहत मिलने वाली छूट बंद हो गई। यानी उस पॉलिसी के मेच्योरिटी पे, उस पॉलिसी की मेच्योरिटी पे जो अमाउंट होगा वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मान लिया जाएगा। जब वो पॉलिसी मेच्योर होगी, अगर उसका प्रीमियम आपका 5 लाख से ज्यादा जा रहा था, तो आपकी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी, 1010D का उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर वो इन एनी केस अदर देन डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर। यानी पॉलिसी होल्डर की डेथ पे अगर मेच्योरिटी हुई है तो उसमें पूरा एग्जेम्पशन है, वो 1010D वाला ही रहेगा। लेकिन अगर उसके अलावा मेच्योरिटी कराई, अमाउंट रिसीव किया 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम वाला, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसको टैक्स वो करने वाले हैं। ये चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि ये लास्ट ईयर आया था, 2021 के बजट से आया था, और ये इस साल नई चीज नहीं है। पहले ये अमाउंट 2.5 लाख था प्रीमियम का, जिसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया। तो बस इतना सा डिफरेंस है। पहले ये प्रीमियम का अमाउंट 2.5 लाख हुआ करता था, जिसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया। आगे बढ़ते हुए इसमें और चेंजेस देखते हैं। ये बड़ा एक अच्छा चेंज है कि सर यहाँ पे क्या हो रहा था कई केसेस में कि सर हमने मान लीजिए अपनी कोई इनकम है, मेरी कोई इनकम फाइनेंशियल ईयर 21-22 की इनकम है, जो मैंने उसके ITR में शो कर दी, अक्रूवल बेसिस पे मैंने शो कर दी। लेकिन हुआ ये कि सर वो मुझे रिसीव नहीं हुई अभी, वो रिसीव मुझे जाके हो रही है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। कोई भी मुझे अमाउंट फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जाके रिसीव हुआ, मैंने अपने ITR में अक्रूवल बेसिस पे अपनी ईमानदारी से यहाँ पे शो कर दी। अब मैं यहाँ तो शो करूंगा नहीं दोबारा उस इनकम को, लेकिन दिक्कत क्या होगी कि TDS जो होगा उसका, अगर उस इनकम पे किसी ने TDS काटा है, तो TDS वो दिखाएंगे पेमेंट बेसिस पे, और वो TDS मेरा फाइनेंशियल ईयर 22 में रिफ्लेक्ट करेगा, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो मेरी TDS की मिसमैचिंग हो गई। ऐसे में आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपका कोई भी ऐसी इनकम है जिसको आप पिछले किसी साल में ऑफर टू टैक्स कर चुके हैं, ITR में शो कर चुके हैं, उस पे आपको TDS का बेनिफिट उस साल नहीं मिला, और वो TDS अगले साल आपके पास रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन, to AO assessing officer within 2 years फ्रॉम, हमारे केस में फाइनेंशियल ईयर 22-23। आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि सर प्लीज आपका जो इंटीमेशन ऑर्डर है उसको रेक्टिफाई कीजिए। तो इंटीमेशन ऑर्डर को रेक्टिफिकेशन करने के बाद आपको TDS का क्रेडिट जो है वो भी यहाँ पे ग्रांट किया जाएगा, वो TDS आपका फोरगो नहीं होगा। ये मेजरली प्रोविजंस थे इस बजट के, आई वुड से टेक्निकल प्रोविजंस। इसके अलावा एक लास्ट प्रोविजन जो थोड़ा सा पॉलिटिकल भी है, तो उसमें थोड़ा सा स्वाद भी आ जाता है, कई बार लोगों को बहस करने का मौका भी मिल जाता है। ऑफ कोर्स न्यूज चैनल्स को बड़ा एक इसमें मसाला मिल जाएगा। देखिए क्या हुआ है कि 80G के लिए, यानी डोनेशन के लिए जो फंड्स हम जिनको दे सकते हैं डोनेशन, उनकी लिस्ट में चेंज किया गया है। 3 फंड्स ऐसे हैं जिनको उस लिस्ट से बाहर किया गया है, एंड तीनों फंड्स के नाम आपको बताते हैं। एक तो है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इसको अब अमाउंट जो भी मिलेगा उसका कोई 80G का डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं है। एक है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, और एक है राजीव गांधी फाउंडेशन। 80G की लिस्ट को अपडेट करके इन तीनों को उस लिस्ट से बाहर किया गया है, और इस पे अब कोई भी डोनेशन करने पे 80G का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये हमारे सारे प्रोविजंस हमने डिस्कस किए जो इस बजट में आए थे। द हाईलाइट वाज कि आपको न्यू रेजिम और ओल्ड रेजिम का डिफरेंस अच्छे से क्लियर रहे। आप अपना जब टैक्स प्लानिंग करेंगे, जब आप डिडक्शंस क्लेम करने की तरफ जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको देखना होगा कि आपके लिए बेनिफिशियल क्या है,
आपको जरूर अपने टैक्स कंसल्टेंट से सलाह लेनी चाहिए कि मेरे लिए क्या बेटर है। वो आपको बेनिफिट किस स्कीम में हो रहा है वो बताएंगे। एंड आने वाले टाइम में एक बात पक्की है कि इस बजट से 80C के लिए जो हम डिडक्शंस क्लेम करते थे, तो LIC पॉलिसीज, FDs या PPF इंश्योरेंस, इन सबको एक बड़ा हिट इस बजट से पक्की बात है मिलने वाला है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एक बजट में जो GST वाला कंपोनेंट होता है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम आपके सामने शेयर करेंगे। तो इसमें जो इनकम टैक्स के जितने भी प्रोविजंस में चेंज हुए वो हमने आपके साथ डिस्कस किए। कोई भी इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन रीच आउट टू CA रूपल गर्ग। हमारा मोबाइल नंबर 9634414555। You can always reach out for any help or any clarity in case of any confusion. Thank you all of you for sparing your valuable time. Hopefully आपको इससे कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा एंड होपफुली यहाँ पे कई चीजें ऐसी हैं जो बजट से और भी चीजें क्लियर होंगी। एंड एक मिडिल मैन की जो एक्सपेक्टेशन रहती है, एक कॉमन मैन की जो एक्सपेक्टेशन रहती है एक बजट से, वो आने वाले समय में गवर्नमेंट पूरी करती हुई दिखेगी। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस।